सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर पर्यावरण और धान्य विकास के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस मैं आपको 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई उन सभी वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम जो इस चैप्टर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, इससे प्रीवियस में भी आपको बता चुका था कि अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसके अंदर 6, 7, 8, 9, 10 जितने 16 तक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेड हैं। 1000 बारी ये क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हुए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को भले ही जो इससे प्रीवियस हमने 5 पढ़े हैं वो आए या ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 रिपीटेड है, एग्जाम में 1000 बारी आया हुआ है। इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। कह रहा है समझाइए कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों की अवसर लागत उच्च क्यों होती है। यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव, सबसे पहले बात तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अवसर लागत का मतलब पता होना चाहिए, तब जाके आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। देखिए, नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों का मतलब होता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो पर्यावरण को हार्म पहुंचाती है, ठीक है, जिससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है उसको नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव जो है कहते हैं। तो हमें ये बताना है कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मतलब हम ऐसी जितनी भी एक्टिविटी करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है, हार्म पहुंचता है, उसकी कॉस्ट जो है वो हाई क्यों होती है। पहले मैं आपको इसके अंदर लिखा क्या है तब आपको समझ में आएगा। देखिए, नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे नकारात्मक अवसर लागत पर्यावरण अवशय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत है। इसका क्या मतलब है, कह रहा है देखो अवसर लागत का मतलब क्या होता है, किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये पढ़ा था। तो नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव का सबसे नकारात्मक अवसर लागत क्या है, पर्यावरण अपक्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत है। भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर भाई पर्यावरण खराब होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी हेल्थ पे पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां हमको जो है लगेंगी और हेल्थ पे एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। वायु और जल गुणवत्ता, भारत में 70% जल स्रोत प्रदूषित है। भारत में जल गुणवत्ता में गिरावट के कारण वायु संक्रामक तथा जल संक्रामक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खराब पानी पीने से, खराब एयर से क्या क्या बीमारियां होती हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय जो है वो बढ़ता जा रहा है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दे जैसे वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ओजोन क्षय, ओजोन परत जो होती है जो पराबैंगनी किरणों को हमारे पास से आने से रोकती है, ऐसे ऐसे मुद्दे ने क्या कर दिया है, स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसके कारण सरकार को और अधिक धन व्यय करना पड़ता है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन और ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पूरा वायु को, जल को, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कौन कर रहा है, ये हम कर रहे हैं। ये सब हमारी वजह से हो रहा है और हमारी एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको कहते हैं नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव। हमारी एक्टिविटी से पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है, जिससे हमें अनेकों बीमारियां लगती है और हमारा और सरकार का दोनों का हेल्थ पे एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1000 बारी रिपीटेड हुआ है। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत में धान्य विकास की प्राप्ति के लिए उपयुक्त उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। कि अगर हमें सतत विकास, धान्य विकास को सतत विकास भी कहते हैं, अगर हमें इसको अपनाना है, अगर इसको अडॉप्ट करना है तो हमें क्या क्या रणनीति, क्या क्या उपाय, क्या क्या स्ट्रैटेजीज को हमको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कि भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्र पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये दोनों एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं।
वायु शक्ति और सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये अगर हम सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करें तो वो इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। तो भाई वो गैर पारंपरिक स्रोत है, इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल नहीं बल्कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम तकनीकी के अभाव के कारण अभी इतने विकसित नहीं हो पाए हैं कि हम सूरज की किरणों से अभी हम बिजली बना सके। अभी हमारे पास तकनीक का अभाव है, नॉलेज का अभाव है, जिसके कारण अभी भी हम थर्मल और हाइड्रो पावर जैसे संयंत्रों पर निर्भर हैं। लेकिन इससे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के लिए सौर ऊर्जा का कैसे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, इसको बहुत ही जल्दी समझना जरूरी है। अधिक स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करना पड़ेगा हमें, ये पेट्रोल कोयले को छोड़कर सीएनजी जैसी इसका जो है यूज़ करना पड़ेगा। दिल्ली में जन परिवहन में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के उपयोग से प्रदूषण कम हुआ है और वायु स्वच्छ हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस और गोबर गैस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण कम हुआ है। जब से सीएनजी आई है, जब पहले सीएनजी नहीं हुआ करती थी, उससे पहले प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन जब से शहरी क्षेत्रों में सीएनजी वगैरह का यूज़ किया गया है, तब से वायु प्रदूषण को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में किया गया है। लघु जलीय प्लांटों की स्थापना हमको जो है करनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगह झरने मिलते हैं, इन झरनों पर लघु जलीय प्लांटों की स्थापना हो सकती है। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, इससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार, पारंपरिक रूप से भारत की कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, आवास, परिवहन सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के हित कर रहे हैं। परंतु आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों से दूर हो गए हैं। मतलब पहले के टाइम पे हम जैसे रहते थे, पहले हम जो जो एक्टिविटी करते थे वो सबको हम भूलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को हानि पहुंच रही है, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंच रही है। तो हमें सतत विकास क्या कहता है? सतत विकास ये कहता है कि आपको अपनी करंट की नीड और वांट्स को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी करंट की नीड और अपनी करंट की वांट्स को पूरा करने के लिए जो आज की जनरेशन है, एक तो उसको इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करना है, और दूसरा फ्यूचर की जो जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप अपनी करंट की जो जनरेशन है वो अपनी नीड और अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए अंधाधुंध संसाधनों का यूज़ कर दिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए बचे ही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत विकास इस चीज़ पर बल नहीं देता है। हमें अधारणीय उपभोग तथा उत्पादन प्रवृत्तियों में परिवर्तन करना चाहिए। धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उपभोग प्रवृत्तियाँ, मतलब मैंने आपको बोला कि अगर हम अभी अपनी करंट की नीड और वांट्स को पूरा करने के लिए अंधाधुंध संसाधनों का उपयोग करेंगे तो भाई ये चीज़ गलत है। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जो पर्यावरण के प्रतिकूल है, उससे पर्यावरण पे इम्पैक्ट पहुंचता है, तो भाई ये सब चीज़ें गलत हैं। इससे अभी हमारी नीड्स तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन आने वाली जनरेशन और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, इस कथन के समर्थन में तर्क दें कि भारत के पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं क्या वो प्राप्त मात्रा में, भारी मात्रा में जो है उपलब्ध हैं। क्षेत्र के मामले में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का कुल क्षेत्र का 2.42 हिस्सा है। निरपेक्ष संदर्भ में ये बात भारत वास्तव में एक बड़ा देश है। हालांकि भूमि आदमी अनुपात विशाल जनसंख्या के कारण अनुकूल नहीं है। मतलब कि 1 किलोमीटर के दायरे में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, भारत के अंदर ज्योग्राफिकल बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पर किलोमीटर पे इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, कुछ कह नहीं सकते। दक्षिण में पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अब हमें ये बताना है भारत के पास कौन कौन से, पहले हमने ये बताया भारत भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर किस उस पे आता है, इसका कितना भूभाग है। अब हमें ये बताना है भारत के पास क्या क्या है। जैसे हमारे पास काली मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा मैदान है जो विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में से एक है। विश्व में सबसे गहने खेती और जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत 4 ईंधन खनिजों, 11 धायित्व, 52 गैर धायित्व, 22 लघु खनिज और कुल 89 खनिजों का उत्पादन करता है। भारत में उच्च गुणवत्ता लोहा अयस्क बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है।
देश में कुल लोहा अयस्क भंडार 14,630 मिलियन टन हेमेटाइट और 10,619 मिलियन टन मैग्नेटाइट है। हेमेटाइट लोहा अयस्क मुख्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक में पाया जाता है। कोयला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध खनिज संसाधन है। कोयले उत्पादन का क्षेत्र में भारत का चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। ये सारी चीज़ें हमने ये बताई हैं कि भाई भारत के पास कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, कितनी मात्रा में है, और ये प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पे भारत के अंदर जो हैं वो मिलते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की बात की गई है तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के रिगार्डिंग। कह रहा है क्या पर्यावरण संकट जो है वो, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है क्या पर्यावरण संकट एक नवीन परिघटना है, यदि हाँ तो क्यों। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बहुत ही अच्छे से इसको करके जाइएगा। कह रहा है हाँ पर्यावरण संकट एक नवीन घटना है, ये पूर्ति मांग के उत्क्रमण से उत्पन्न हुई है। मतलब कि जब तक देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जब तक डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन जैसे ही डिमांड और सप्लाई डिसबैलेंस हो जाते हैं तभी मामला जो है गड़बड़ा जाता है। तो किसकी मांग और किसकी पूर्ति की बात चल रही है यहाँ पे, संसाधनों की मांग और संसाधनों की पूर्ति की बात चल रही है यहाँ पे। तो जब भी संसाधनों की मांग ग्रेटर देन हो जाती है संसाधनों की पूर्ति से, तो भाई पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है। हाल ही के वर्षों में जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई है, इससे संसाधनों की मांग बढ़ गई है लेकिन पूर्ति स्थिर है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। इससे एक्सेस मांग की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। ये प्राकृतिक संसाधनों पर फिर दबाव डालती है, फोर्स डालती है। इन संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है और ये धारण क्षमता की सीमा से बाहर होता जा रहा है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे बाहर हो गया, जिससे पर्यावरण संकट जो है वो जन्म देता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है पर्यावरण की 4 मुख्य क्रियाओं का वर्णन कीजिए। पर्यावरण क्या क्या 4 मुख्य क्रियाएं करता है। महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या कीजिए, पर्यावरण को क्या क्या फेस करना पड़ता है। पर्यावरण हानि की भरपाई की अवसर लागतें भी होती हैं, व्याख्या कीजिए। ये ऊपर वाली ही बात कर रहा है। पर्यावरण की संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या हैं, जल संक्रमण है, वायु प्रदूषण है, वनों की कटाई है, मतलब क्या क्या पर्यावरण जो है फेस करता है। भारत में औद्योगिक अपशिष्ट के कारण पेयजल संक्रामक होता जा रहा है, जिससे जल संक्रामक बीमारियां फैल रही, मतलब उद्योग अपना कूड़ा कचरा जो है नदियों वगैरह में फेंक देते हैं, जिससे सारा पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। वायु प्रदूषण औद्योगिकरण के कारण, शहरीकरण के कारण, पूरी वायु व्हीकल वगैरह के कारण, शहरीकरण के कारण ये सब व्हीकल वगैरह इतने हो चुके हैं, आज वायु प्रदूषण अंधाधुन हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इतनी मशीनें वगैरह चलती है, पूरा वायु को पॉल्यूटेड कर दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से वनों के अंधाधुन कटाई हो रही है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। ये तो थे आपके मुद्दे। ये आ गया अगला बुश है, भूमि की अवनति। मैंने आपको कल बताया था लैंड डिग्रेडेशन कि भाई ज़मीन का उपजाऊपन वगैरह जो है सारा का सारा ख़राब होता जा रहा है। तो भाई इन सब की वजह से ये सारा जो है लैंड डिग्रेडेशन पे लिखा हुआ है, ये सब पर्यावरण को फेस करना पड़ता है। ये सब पर्यावरण के मुद्दे हैं जो पर्यावरण को फेस करने पड़ते हैं। और रही बात ये इस क्वेश्चन की, ये हम ऊपर बात करके आ चुके हैं, पर्यावरण हानि की भरपाई की अवसर लागत जो है होती है, इसमें वही लिखना है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और पर्यावरण की 4 मुख्य क्रियाओं का वर्णन कीजिए, तो आप इसके अंदर पर्यावरण के कार्य लिख सकते हैं कि पर्यावरण जो है क्या काम करता है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था। ये आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, एग्जाम में बहुत बारी आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 1000 बारी रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।